Hello everyone, this is Mansi Bhatti in association with Turner Publications. So in the previous lecture, we studied about the first law and the second law of Newton, that is law of inertia and the calculation of the amount of force. So अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके उसे क्लिक करें और वो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, जिसे हम एक्शन रिएक्शन लॉ या क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी बोलते हैं। तो इसके अंदर एक स्टेटमेंट दिया न्यूटन ने, वो क्या था कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जिसे हम इस तरीके से कहते हैं कि हर क्रिया के समान किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज आपने एक वॉल के ऊपर पुश किया या किसी दीवार को आपने धक्का लगाया है, तो आप कभी देखा है आपने कि आप दीवार को धक्का लगा रहे हो, दीवार खिसक गई हो? नहीं होता है, बट उल्टा आपको एक धक्का लगता है और आप वापस पीछे की तरफ जाते हैं। ऐसा किस वजह से हुआ? क्योंकि जितने अमाउंट का फोर्स आपने उस वॉल के ऊपर एक्सर्ट किया है, उस सेम अमाउंट का फोर्स वो वॉल या वो दीवार भी आपके ऊपर एक्सर्ट करती है। ठीक है, तो यही क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ है, एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया। मतलब इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको डिनोट हम इस तरीके से कर देते हैं, एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी ए। ये जो नेगेटिव साइन है वो किसको डिनोट कर रहा है? वो उसके डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो दैट विल बी सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो 5 न्यूटन फोर्स भी आपकी तरफ अप्लाई होगा। आपने इस डायरेक्शन में किया और आपको इस डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा, तो मतलब इनकी जो डायरेक्शन हो गई वो क्या हो गई? ऑपोजिट हो गई। तो इसीलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। तो इसको हम इस तरीके से बोलते हैं कि फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए ड्यू टू बी। अगर एक ऑब्जेक्ट आप खुद है और दूसरा ऑब्जेक्ट अगर आप वही दीवार मान सकते हैं तो उसको लिया है, तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं दैट मीन्स फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए ड्यू टू बी दैट विल बी इक्वल्स टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। मतलब जो दीवार है वो भी हमारे ऊपर फोर्स लगाएगी और दोनों क्या होंगे? इन मैग्नीट्यूड दैट विल बी सेम। ठीक है, बट डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट। सो हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं। ठीक है, इसको ये जो लो है उसके आप बहुत सारे एग्जांपल्स अपने डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि जंपिंग ऑन द ग्राउंड। आप जब जंप करते हैं तो आप देखते हैं कि अगर आपने नीचे आपने जंप किया तो वापस आपको एक फोर्स लगता है, आप ऊपर उछलते हैं और फिर वापस आप जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है कि आपने ग्राउंड के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया और इक्वल अमाउंट का फोर्स ग्राउंड ने भी आपके ऊपर एक्सर्ट किया, तो आपको वो फोर्स मिला जिसकी वजह से आपकी जो जंपिंग है वो हो पा रही है। ठीक है, इसका जो सेकंड एग्जांपल है वो होता है कि जब भी आपने देखा होगा, अगर आपने बोट राइडिंग करी है तो आप जब जो बोट राइड करता है तो आप ये देखते हो कि वो जो पैडल होता है उसको जो पानी को वो क्या करता है? बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। तो जो बोट होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। पानी को जब आप पीछे धकेलेंगे उस पैडल की हेल्प से तो वो जो बोट है वो आगे की तरफ जाती है। मतलब जितने अमाउंट का फोर्स आप उसको पीछे धकेलने में लगाएंगे, पानी को पीछे धकेलने में, उतने ही अमाउंट का फोर्स पानी भी आपकी बोट को प्रोवाइड करता है जो उसे आगे मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये भी इसका ही एक एग्जांपल है। एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो काफी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार, जैसे हम बोलते हैं बुलेट शॉट बाय द गन। आप जब भी देखते हैं जो शूटर्स होते हैं हमारे, तो आप ये देखोगे जो भी शूटिंग कर रहे हैं उनको अच्छे से पता है कि जब भी गन से शूटिंग करी जाती है तो आप जो बुलेट फायर करते हैं, जो बुलेट शॉट की जाती है, तो जैसे ही आप करते हैं वो जो गन होती है वो भी आपको एक इक्वल अमाउंट में पीछे की तरफ धक्का देती है या धकेलती है, जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है यहाँ पे? ये जो प्रोसेस है वो एक चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक लॉ उसके अंदर लग रहा है जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। और यहाँ पे एक चीज और भी हम कैलकुलेट करते हैं, जो अमाउंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर। उस चीज को हम आगे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो बुलेट का जो मास है और गन का जो मास है दोनों अलग अलग है। जब हम उसके फोर्स को लगाते हैं तो वो फोर्स क्या होता है? क्योंकि बुलेट का मास जो है वो बहुत कम होता है, इसलिए वो आगे तेजी से जाती है, उसका एक्सेलरेशन मिलता है। बट बुलेट के कंपैरिजन में जो गन है उसका मास क्या होता है? ज्यादा होता है, इसलिए आपको सिर्फ पुश लगता है। वो उतनी स्पीड से, जितनी स्पीड से बुलेट जा रही है उतनी स्पीड से पीछे नहीं जाती, बट जो अमाउंट होता है, जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, वो इक्वल रहता है इस केस के अंदर।
उसके बाद में अभी अभी मैंने एक टर्म का यूज किया है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उस चीज को समझना बहुत जरूरी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, यहाँ से निकलता है। ये लॉ जितना सिंपल दिख रहा है उतने ही इसके एप्लीकेशंस भी है, तो हम उसके लिए एक टर्म को समझेंगे, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये जो टर्म है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये कहाँ से आई है? ये जो न्यूटन ने जो सेकंड लॉ और थर्ड लॉ दिया, अगर हम उनका सम कर दें, हम उनको एक तरीके से एक साथ देखते हैं, तो हमारे पास में एक बहुत ही अच्छा सा कंक्लूजन निकल के आता है, जिसे हम बोल रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए या एक्टिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इन दैट केस जो टोटल मोमेंटम होगा सिस्टम का, दैट विल बी सेम, वो कांस्टेंट रहेगा। मीन्स हम ये बोल रहे हैं कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, देन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, वो सेम रहेगा। या हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं? इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास सिस्टम है, ठीक है, सपोज इसे हम इस एग्जांपल से समझेंगे, कोलिजन। इन केस ऑफ कोलिजन, ये एक डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है और आपको शायद डायग्राम से भी समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या दिया है। आप एक सिस्टम को कंसीडर कीजिए, प्लीज इमेजिन जिस तरीके से हम जो चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ये सब कुछ आप अपनी डेली लाइफ के अंदर देखते हैं। बहुत बार इन एग्जाम्पल्स को आप शायद गौर नहीं करते, बट ये सब में फिजिक्स के जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई होते हैं। तो अपन देखते हैं यहाँ पे क्या है कि आपने सपोज आपने दो बॉल ले ली, बॉल ए एंड बॉल बी, ठीक है, हमने इनका एक सिस्टम कंसीडर कर लिया। बॉल ए का मास m1 है, बॉल बी का मास कितना ले लिया आपने, m2 ले लिया, एंड बोथ आर हैविंग डिफरेंट वेलोसिटीज, लाइक a इज हैविंग u1 वेलोसिटी एंड बॉल b इज हैविंग u2 वेलोसिटी। यहाँ पे हमने एक कंडीशन अप्लाई कर दी, क्या कि u1 जो वेलोसिटी है, मतलब जो बॉल a की वेलोसिटी है, जो बॉल a का वेग है, वो बॉल b के वेग से क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, कॉलिजन होगा। कॉलिजन के लिए कंडीशन क्या होती है, बहुत ही, कॉलिजन मतलब टक्कर, और टक्कर होने के लिए बहुत ही नेसेसरी कंडीशन होती है कि जो दो ऑब्जेक्ट हैं आपके पास में जिनके बीच में टक्कर होनी है, तो वहां पे किसी एक ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो दूसरे वाले से ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ए की वेलोसिटी, तो हमें टक्कर के लिए हमें क्या है, इस वाली बॉल की वेलोसिटी ज्यादा होनी जरूरी है। मतलब क्या होगा, अगर इसकी ज्यादा होती तो ये तो आगे चली जाती और ये पीछे रह जाती, तो कॉलिजन होता ही नहीं। दैट मीन्स हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लगा दी, u1 इज ग्रेटर देन u2, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी बिफोर द कॉलिजन। हमने जो वेलोसिटीज कंसीडर करी है वो मानिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ए और बी, एक कुछ टाइम के बाद में हम देखते हैं कि ये जो दो बॉल है, सब दो बॉल है, आपने फ्लोर के ऊपर उनको रोल किया है, एक बॉल आगे जा रही है, दूसरी बॉल को आपने ज्यादा वेलोसिटी दे दी, पीछे से जाके उनकी क्या हो जाती है, कॉलिजन हो जाती है, टक्कर हो जाती है यहाँ पे। और वो कॉलिजन जो होता है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है, कॉलिजन इज फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम, और एट दैट शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन वी सी दैट देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी। उसी टाइम के दौरान क्या होता है, वहां पे वेलोसिटीज का या मोमेंटम का एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटीज का चेंज होगा, एक्सचेंज होगा वहां पे, तो आफ्टर द कॉलिजन आप ये देखेंगे कि जो आफ्टर द कॉलिजन ये वेलोसिटी जो एक्वायर कर रही थी कि ए की वेलोसिटी क्या हो गई, v1, और बी की वेलोसिटी क्या हो गई, v2 हो गई। बट यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या हो गई, वो चेंज हो गई है। दैट मीन्स v2 इज ग्रेटर देन v1। अब v2 क्या करेगी, उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई v1 के कंपैरिजन में, और वो आगे चली गई और ये पीछे रह गई। तो यहाँ पे दो कंडीशन हमने देखी थी कि बिफोर द कॉलिजन एंड आफ्टर द कॉलिजन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन ये कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन दैट विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन। अगर हमने इनिशियली इसका जो मास था वो m1 था और वेलोसिटी क्या थी, u1 थी, और इसका मास m2 था और वो वेलोसिटी क्या थी, u2। आफ्टर द कॉलिजन वेलोसिटीज एक्सचेंज हुई, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन वेलोसिटीज एक्सचेंज हुए, एंड आफ्टर द कॉलिजन जो ए की जो वेलोसिटी थी वो u1 से v1 हो गई, और बी की जो वेलोसिटी थी वो u2 से v2 हो गई। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, टोटल मोमेंटम निकालेंगे, दैट मीन्स इन दोनों का सम, तो m1 u1 प्लस m2 u2 दैट विल बी इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। So this is all about momentum conservation। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसे हम बोलते हैं रॉकेट लॉन्चिंग, ठीक है। ये भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये कई बार क्या होता है, सेम एग्जांपल न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग भी हम देखते हैं
तो ये दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है कि क्योंकि कई बार दोनों ऑप्शन भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ क्या है यहाँ पे कि किसके ऊपर बेस्ड है, मोमेंटम कंजर्वेशन, यही इसका प्रिंसिपल है। बट इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन या डिराइव किससे करते हैं हम, न्यूटन्स थर्ड लॉ या एक्शन रिएक्शन जो लॉ है उससे हम डिराइव करते हैं। तो जब ये क्वेश्चन आता है कि रॉकेट लॉन्चिंग किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, तो वो प्रिंसिपल होगा मोमेंटम कंजर्वेशन। और वो मोमेंटम कंजर्वेशन जो है वो डिराइव किया जाता है किससे, न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन लॉ से। ठीक है, इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, इसको समझाने के लिए सबसे पहले आपको मैं एक और सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ जो आप सभी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में किया होगा या बचपन में बहुत गेम इस तरीके से खेला होगा आपने, कि कोई भी एक बलून है आपके पास में, उसको आपने एयर फिल्ड कर दिया, उसको आपने फुला लिया है। ठीक है, जैसे ही आप उस बलून को, उस एयर फिल्ड बलून को छोड़ते हैं तो आप ये देखोगे कि जो बलून की जो एयर होती है वो एयर दूसरे डायरेक्शन में जाती है, और जिस डायरेक्शन में वो निकल रही होती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो बलून क्या करता है, गिर जाता है जाके। दैट मीन्स कि बलून का डायरेक्शन तो क्या हो गया, इधर हो गया, और जो एयर है उसके अंदर उसका मोशन क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसी तरीके का जो वर्किंग प्रोसेस होता है वो किसका होता है, रॉकेट का होता है। कि आप देखते हैं जब भी उसको एक्सपेल्ड किया जाता है तो जो फ्यूल होता है वो बर्न होता है, और फ्यूल बर्न होता है तो जो गैसेस वहां से निकलती है, आप देखते हैं जब भी तो गैसेस यहाँ से इस तरीके से निकल रही होती है, गैसेस का जो मास होता है वो बहुत कम होता है, बट उनको जो एक्सेलरेशन है वो इतना फास्ट उनका बढ़ता है। तो एक्सेलरेशन बढ़ने से मीन उनका जो चेंज आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या प्रोवाइड करती है, फोर्स। तो जितना ज़्यादा चेंज आएगा उतना ग्रेटर अमाउंट में उसको फोर्स मिलेगा, और वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में थर्ड लॉ से क्या करेगा, ऊपर की तरफ एग्जिट करेगा। तो दैट मीन्स इस तरीके से रॉकेट लॉन्चिंग की जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो हम अभी तक न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ तीनों पढ़ चुके हैं। उसके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है कुछ वो भी हम स्टडी कर चुके हैं, उसके एग्जाम्पल्स हम देख चुके हैं। होप यू गाइज ऑल एंजॉयड द वीडियो एंड अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे जो भी लॉज हमने पढ़ लिए हैं इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद तरणम एप्लीकेशंस एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।